हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सेकेंड चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे सारे केमिस्ट्री के। परमाणु की संरचना में हमने सबसे पहले बात की, जहां पर फर्स्ट चैप्टर में आपने पदार्थ की बात की थी कि मैम पदार्थ कोई चीज होती है जिसमें द्रव्यमान है, जो आयतन रखता है यानी कि स्थान भी घेरता है, उन सभी को पदार्थ कहा जाता है। उसका क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा था। देन उसके बाद आपकी जो दार्शनिक अवधारणाएं आई थी, जो कात्यायन ने दी थी, ग्रीक आपके फिलोसफर ने दी थी, उन्होंने कहा था कि जो कोई भी जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और जो उसके सूक्ष्मतम कण होते हैं, जब हम सूक्ष्मतम कणों की बात करते हैं यानी कि उससे छोटा कुछ नहीं होगा, उन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु यानी कि एटम कहा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बारे में हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी। डाल्टन ने, वो तो सिर्फ अवधारणाएं थी, डाल्टन ने अपना पूरा थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम कण है, जिसको हम अविभाज्य कण यानी इनडिविजिबल कह रहे हैं, यानी जिसको फर्दर डिवीजन में नहीं ले जाया जा सकता, जिसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको एटम कहा जाएगा। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि कोई भी जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे यानी कि जितने भी तत्व हैं या किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सारे समान होंगे। वहीं पर जब आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे यानी कि दो तत्वों की तुलना करेंगे तो उनके परमाणुओं में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा। देन अलग अलग परमाणु के यहाँ पर मॉडल्स आए थे, जिसमें आपने थॉमसन, जे थॉमसन भी जिनको कहा जाता है, उनका परमाणु का मॉडल देखा था, जहां पर उन्होंने वाटरमेलन से को रिलेट किया था, या हम कह सकते हैं उसके समान परमाणु को माना था, और कहा था कि परमाणु जो होता है वो एक तरबूज की भांति होता है, जिसमें लाल खाने वाला भाग जो है तरबूज का, वो उसमें परमाणु में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन्स हैं, वहीं पर उस तरबूज में जिस प्रकार काले बीज बिखरे रहते हैं, उसी प्रकार उस पॉजिटिव पार्ट में आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं, ऋणावेशित कण जो है वो बिखरे हुए रहते हैं। ओके, तो ये सब कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी। ओके, क्योंकि सबसे पहले तो डाल्टन ने क्या बोला कि अविभाज्य कण है, यानी कि इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो इससे छोटा कुछ नहीं होगा। जब सूक्ष्मतम बोल दिया, सूक्ष्मतम का अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई, प्रोटॉनों की खोज हुई, न्यूट्रॉनों की खोज हुई, तो उससे ये ज्ञात हुआ कि परमाणु के अंदर आवेशित कण भी हैं और अनावेशित कण भी है। आवेशित कण में जहां पर क्या बोला गया, धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, वहीं पर अनावेशित कणों में न्यूट्रॉनों की बात हुई। न्यूट्रॉन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो न्यूट्रल था, यानी कि उदासीन था, किसी प्रकार का उस पर आवेश नहीं था, लेकिन वो परमाणु के द्रव्यमान में अपना योगदान देता था। यानी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है, वो न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ओके, इतना आप लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बात की, जहां पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली यानी सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी क्यों ली? क्योंकि मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मैलिएबल मेटल है आपका, बहुत पतली शीट इसकी बन सकती है, इस वजह से उन्होंने सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी में अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की, जहां पर उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखे, और उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सोने की पन्नी को पार कर रहे थे, यानी एज इट इज बाहर निकल रहे थे अल्फा पार्टिकल। दैट मीन्स कि वहां पर परमाणु का या किसी एटम का अधिकतर भाग जो होता है वो खाली होता है। ओके, देन उन्होंने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, या वहां पर किस रिपल्सन फील कर रहे थे। रिपल्सन फील करने का मतलब क्या है कि वहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन, और वो बहुत कम आयतन में है, यानी बहुत कम जगह में आपका सारा पॉजिटिव जो चार्ज है वो स्थित है। तो इसका मतलब क्या है? परमाणु में कोई छोटा सा स्थान है जहां पर प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, और इस छोटे से पॉइंट को उन्होंने क्या कहा? सेंटर पॉइंट कहा परमाणु का, केंद्र जिसे बोला, या नाभिक उन्होंने उसको नाम दिया, और उस नाभिक में क्या है? प्रोटॉन उपस्थित है, ऐसा उन्होंने बोला। तो यहाँ पर नाभिक की और प्रोटॉनों के बारे में उन्होंने व्याख्या की। नाभिक की खोज कहा जाता है कि रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें की गई। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीजें आगे हमने और पढ़ी इसमें, जिसमें हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियां भी रही हैं, जहां पर उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहे होंगे। जब एक आवेशित कण घूम रहा है तो वो त्वरण में आएगा, और उसके बाद क्या होगा? वो एनर्जी को या ऊर्जा का ह्रास होगा वहां पर,
ऊर्जा के ह्रास के बाद उसका जो ये घूमने वाला पथ है ये निरंतर छोटा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक में गिर गया है तो वहां पर एटम के समाप्त होने की आशंका होती है, या इसकी वजह से आप एटम के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये उनकी कमी थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, देन हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात की थी। जो परमाणु की बात कर रहे हैं तो उस परमाणु की कोई ना कोई संख्या होगी। जो संख्या क्या होती है, उसमें प्रोटॉनों की जितनी भी संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है आपके एटम में, वही परमाणु संख्या है, परमाणु का क्रमांक है। और उदासीन अवस्था में आप कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी उदासीन कोई परमाणु है, उदासीन वो कब है, जिसमें जब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, बराबर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या वहां पर बराबर थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त द्रव्यमान संख्या एक होता है, जहां पर आप बोलते हैं नाभिक में जो अवपरमाणविक कण है या सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें आप कहते हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल का जो योग होगा वही द्रव्यमान संख्या है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियन जिन्हें आप कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होती है यहाँ पर, तो वो दोनों का ही योग, उनकी संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या है। ओके, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। ये सारा हमारे डिवीजन में आइसोबार समभारिक, नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, भारिक में भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या जिसकी समान होगी जिन जिन परमाणुओं की, और परमाणु संख्या भिन्न होगी वो समभारिक कहलाएंगे। सम स्थानिक यानी कि समान है, स्थान का मतलब क्रमांक या संख्या से, यानी जिनका परमाणु का क्रमांक या परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, उनको आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहा जाएगा। इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। वेव नेचर समझा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वेव मोशन और उसकी अलग अलग हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, प्रॉपर्टीज देखी थी। वेवलेंथ की बात हुई थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे कहा जाता है, वेव वेलोसिटी, तरंग वेव, तरंग संख्या, एम्पलीट्यूड की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, लास्ट सेशन में प्लैंक की थ्योरी पढ़ी थी जहां पर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। ओके, चलिए, तो मैंने लास्ट सेशन में आपको एक पॉइंट बताया था प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में, कि जहां पर प्लैंक ने कहा था कि जो आपकी वेव होगी या जो तरंग है, जैसे तरंग, वेव कहाँ से आ रही है, सूर्य का प्रकाश भी तो एक विकिरण ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप उसे बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के फॉर्म में प्रकाश आ रहा है, उन्होंने ऐसा बोला। और वो बंडल या प्रकाश क्या है, ऊर्जा के बंडल है, एनर्जी बंडल्स वो हैं वहां पर, जिनको क्वांटा या फोटॉन्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कोई किरण की बात हम करते हैं, ये तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, उन्होंने कहा ये पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इन पैकेट्स को क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, या इनको हम क्या कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, एनर्जी बंडल से, ऊर्जा है इनमें कुछ ना कुछ। हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी आ रही है ये फोटोन के रूप में आ रही है, ऐसा प्लैंक ने बताया था। ठीक है, देन उसके बाद जब ये फोटोन जो है किसी मेटल की सरफेस से टकराए, ठीक है, तो इनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है, कुछ ना कुछ आवृत्ति की ये किरणें हैं। तो जब वो तीव्रता या का प्रकाश किसी मेटल या धातु की सतह पर पड़ता है, अब धातु क्या है, एक पदार्थ है, पदार्थ किससे बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणु के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, तो धातु पर इलेक्ट्रॉनों को इसके द्वारा स्ट्राइक किया जाता है और इसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन में। देन इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, उस सरफेस को छोड़ करके निकल जाता है, और इसी को आपका क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सन 1887 में एच हर्ट्ज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, जिसमें कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार है, उन परिणामों को हम भी देखेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, एक धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है, उन्होंने यहाँ पर कुछ धातुओं की बात की, जैसे पोटेशियम है आपका, रुबिडियम, सीजियम है, इनकी बात की है। तो इनकी सतह पर क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, पर प्रकाश कैसा बोला, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, उतनी आवृत्ति का प्रकाश डालने पर क्या होगा, जो धातु की सतह है वहां से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है,
उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा और इसी को आपका क्या कहा जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाएगा। यानी प्रकाश आया, सतह से टकराया और उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए वो उसकी थी, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा बाहर, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ओके, इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से एक परिघटना हो रही है जहां पर लाइट मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रही है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एक डिटेक्टर है जो आपको बताएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो मेटल लाइट गिरी जो कि उपयुक्त फ्रीक्वेंसी की होगी, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश बोला गया है ना, तो उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए उपयुक्त हो। क्लियर, चलिए। So in 1887, H. Hertz performed a very interesting experiment in which electrons or electric current were ejected when certain metals, for example, potassium, rubidium, cesium, etc., were exposed to a beam of light. Okay? ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए, अब क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स वो आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज the beam of light strikes the surface, that is there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface. Okay, क्या हो रहा है, एक मेटल की सरफेस है, कोई मेटल है कोई, ठीक है, ये मेटल है आपका, क्या है ये, धातु है। इस पर क्या आ रहा है, इसमें प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कोई, वो पड़ रहा है। अब ये क्या है, ये क्वांटा के रूप में आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब धातु है यानी पदार्थ है, पदार्थ के अदन परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये फोटोन यहाँ टकराएगा तो इसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी अपनी, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी ये इसको देगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही जो वेव है वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, मेटल की सरफेस से टकराएगी और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इन दोनों ही परिघटनाओं में या इन दोनों ही घटनाओं में किसी भी प्रकार का टाइम लैग देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टकराया फिर बहुत देर के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे ही टकराया वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। पहला पॉइंट ये था, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट की बात करें। तो इस प्रकार की कुछ एक घटना हो रही है, ठीक है। देन the numbers of electrons ejected is proportional to the intensity of brightness of light. Okay, जितनी भी वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सतह से, उनकी संख्या किसके समानुपाती होगी, जितनी प्रकाश की वहां पर तीव्रता है उसके समानुपाती होगी, ठीक है। तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, for each metal there is a characteristic minimum frequency nu zero, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. At a frequency nu is greater than nu zero, the ejected electrons come out with certain kinetic energy. The kinetic energies of these electron increase with the increase of frequency of the light used. ठीक है, इससे क्या समझे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जब हमने पहले देखा स्टार्टिंग में, तो वहां पर उपयुक्त आवृत्ति एक वर्ड का यूज किया गया, जिसका मतलब क्या है कि इतनी आवृत्ति होनी चाहिए प्रकाश की कि वो क्या कर सके, वहां पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो वो आवृत्ति क्या थी, मिनिमम थी, कम से कम, जिसे आप कहते हैं न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश। तो वो न्यूनतम आवृत्ति ही उसकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको कहा जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट बीम की है जो स्ट्राइक कर रही है सरफेस को, तभी वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, यानी देखने को आपको मिलेगा। अगर उससे कम तीव्र आवृत्ति का प्रकाश आप डाल रहे हैं तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके,
तो प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, और जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है, जहां पर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होती। ओके, चलिए इस प्रकार की कुछ परिघटना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फोटोन्स बीम बिलो थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर आपका क्या है जिसको आप कह रहे हैं दहली आवृत्ति, उस दहली आवृत्ति से कम अगर प्रकाश की आवृत्ति है, या जो पढ़ने वाली फोटोन्स की जो बीम है उसकी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है, तो फिर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर किरण आ तो रही है पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट नहीं हो रहे हैं, यानी निष्कासित नहीं हो रहे। और अगर फोटोन बीम्स की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, अब जो फ्रीक्वेंसी है वो अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आप डालते हैं तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस वाले केस में। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रकाश की आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से कम है। ठीक है, आप लिखेंगे प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है या नहीं आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और दहली आवृत्ति आपकी क्या है? न्यूनतम आवृत्ति। ओके, अब आप कहेंगे मैम ऐसे तो धातुएं बहुत सारी हैं जो खुले में रहती हैं, उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फिर इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, उन धातुओं से सपोज कोई लोहे की शीट है बाहर पड़ी हुई है खुले में, उसमें सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ने से क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद क्या होगा, वो वस्तु धीरे धीरे कम होना या समाप्त होना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसी कोई परिघटना या घटना तो हमको देखने को नहीं मिलती है। हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं तो गोल्ड भी आपका एक मेटल है, उस पर भी हम लोग बाहर धूप में निकलते हैं तो सूर्य का प्रकाश गिरता है, उससे भी मेटल से आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर किसकी बात की है, दहली आवृत्ति की बात की है कि न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तभी आपका इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेंगे। ओके, चलिए चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी त्रियुगी नारायण के बच्चों ने अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को ऐसे ही रिस्पांस करना है, पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।